माइंड मैप तैयार हो रहा है। क्यों ये माइंड मैप जरूरी है, उससे क्या फायदा होगा? पहली बात, इससे आपकी लर्निंग इफेक्टिव बनेगी। दूसरी बात, आप कॉम्प्लेक्स टॉपिक को भी समझ सकेंगे। तीसरी बात, ऐसा करने से आपकी रिटेंशन, आपको याद रहने का जो अवधि है वो बढ़ जाएगी। कृपया यह उम्मीद मत कीजिए कि आप टेक्स्ट को लगातार रटेंगे, बार बार बोलकर या बार बार लिखकर, और वह लंबे समय तक आपको याद रहेगा। और अगर याद रह भी जाए तो क्या वह आपकी लर्निंग का, आपके समझने का हिस्सा बन पाएगा? हम इस पूरी संकल्पना को परीक्षा की तैयारी या जटिल चीजों को समझने के संदर्भ में समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम दरअसल एक वैज्ञानिक पद्धति की बात कर रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक तकनीकी चीज पर चर्चा करने वाले हैं और यह तकनीकी चीज आप लोगों को परीक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तैयारी करने में कभी काम आएगी, लेकिन इसके अलावा भी कई सारी चीज़ों में इसकी ज़रूरत पड़ती है। ये क्या है और ये कैसे काम करती है, इसे जानने के लिए मैं अपनी एक क्लास से आपको उदाहरण देकर समझाता हूँ। सालों पहले मैं साहित्य में एक महत्वपूर्ण नाटक है जयशंकर प्रसाद का जन्मेजय का नागयज्ञ। मैं कक्षा को यह नाटक पढ़ाने की चेष्टा कर रहा था और ये जो क्लास थी ये बीकॉम के विद्यार्थियों की कक्षा थी जिनका साहित्य प्रमुख विषय नहीं होता। और अगर आप इस नाटक को देखें जाकर इंटरनेट पर या इसके बारे में पढ़ें तो आप पाएंगे कि कई मामलों में एक जटिल नाटक है। नाटक में लगभग 30-35 पात्र हैं। छोटा सा नाटक है जिसमें 30-35 पात्र हैं और विद्यार्थियों को आमतौर पर ये नाटक के पात्र ही पकड़ में नहीं आ रहे थे। वो क्लास में जब उनको एक दिन एक चीज़ बताई जाती थी, आज जन्मेजय बता दिया, वासुकी बता दिया, तक्षक बता दिया, अगले दिन वो गायब हो जाता था और विद्यार्थियों को इसमें खासी समस्या आ रही थी। अंततः मुझे एक पूरी कक्षा इस बात पर लेनी पड़ी कि मैंने ब्लैक बोर्ड पर बाकायदा अलग अलग पात्रों को अलग अलग लिख कर, आप कल्पना कर सकते हैं, पात्र 1, पात्र 2, पात्र 3 और उसका किस पात्र से क्या संबंध है उसका डायग्राम बनाकर एक सामने पूरा मानचित्र बनाया। विद्यार्थियों ने इस मानचित्र को अपनी कॉपी पर दर्ज कर लिया या तस्वीर ले ली और उसके बाद उस क्लास में मुझे इस नाटक को डिस्कस करना आसान हो गया। यह जो तरीका था, इस तरीके को बहुत सारे लोग इसे इन्फोग्राफिक्स भी कहते हैं, लेकिन मैं अभी इन्फोग्राफिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। यह जो हमारे याद करने की, समझने की जो दिमागी जो भूमिका है, मैं उस पर चर्चा करने वाला हूँ। एक फ्रेज में अगर कहें तो मैं माइंड मैपिंग पर आज आपको बात करने वाला हूँ। ये एक इम्पॉर्टेंट तकनीक है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि आपको करना चाहिए यदि आप चीज़ों का सही विश्लेषण करना चाहते हैं। क्या मतलब है माइंड मैपिंग का और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसे जानने के लिए ऐसे ही किसी, जैसे मैंने इस नाटक का उदाहरण दिया, आप अपने किसी कॉन्सेप्ट के बारे में सोचिए। कितनी बार ये होता है कि अलग अलग आपको ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं, लेकिन जब उनका इंटरप्ले शुरू होता है, जब एक कॉन्सेप्ट दूसरे कॉन्सेप्ट के निकट आना शुरू होता है, उसको काटना शुरू करता है और उससे तीसरा या चौथा या पांचवा कॉन्सेप्ट निकलता है, तब हमारे दिमाग में कई उलझाव पैदा होते हैं। ऐसा लगता है जैसे आप अगर पतंग उड़ाते समय आपके जो धागे हैं वो उलझ गए हों, बावजूद इसके कि अलग अलग आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे थे, लेकिन उन कॉन्सेप्ट्स के इंटरप्ले आपकी पकड़ में नहीं आ रहे थे। साहित्य पढ़ते समय ऐसा होता है, पॉलिटी पढ़ते समय ऐसा होता है, इतिहास पढ़ते समय ऐसा होता है और कॉन्सेप्चुअल चीज़ों में तो ऐसा लगातार होता है। इससे निपटने के लिए जिस तकनीक का आजकल इस्तेमाल हो रहा है और वो काफ़ी कारगर तकनीक है, इस तकनीक को हम माइंड मैपिंग कहते हैं। ये क्या है, समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारा दिमाग चीज़ों को कैसे समझता है, उसका क्या तकनीक है चीज़ों को समझने की। हमारा दिमाग आइसोलेशन में एक या दो चीज़ें समझ सकता है, लेकिन अगर उसे एक जटिल चीज़ को समझना है तो उसे समझने का उसके पास एक ही तरीका है कि वह उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है और फिर उनकी रिलेशनशिप को याद रखता है। क्या उनका आपस में संबंध है, इस बात को याद रखता है।
इस संबंध को ही अपने दिमाग को समझा देना, किसी पद्धति से उसे यह बता देना कि कॉन्सेप्ट ए का कॉन्सेप्ट बी के साथ क्या संबंध है, बी का सी के साथ, फिर ए का सी के साथ, इत्यादि इत्यादि, यह स्थिति माइंड मैपिंग कहलाती है। यह लगभग वही तरीका है जो कि कंप्यूटर प्रोग्रामर्स भी इस्तेमाल करते हैं। जब वे किसी बड़े टास्क को करना चाहते हैं तो उस टास्क को छोटे छोटे टास्क में तोड़ते हैं और उनके आपसी संबंध को जोड़ते हैं। मेथड्स और क्लासेस जब आप कंप्यूटर साइंस में करते हैं तो आप इसी पद्धति से करते हैं। इसी का इस्तेमाल आप अपनी तैयारी में, आप अपने सीखने में कर सकते हैं। इसे माइंड मैपिंग कहते हैं। मसलन मान लीजिए कि आप कॉलेज में हैं और एक फ्रेशर पार्टी आयोजित करना चाहते हैं। इस फ्रेशर पार्टी के कई सारे पक्ष होंगे। आपको इनविटेशन भेजना होगा, आपको भोजन की तैयारी करनी होगी, आपको डेकोरेशन की तैयारी करनी होगी, आपको प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। अलग अलग छोटे छोटे टास्क हैं। एक बड़ा टास्क, केंद्रीय टास्क, पार्टी आयोजित करना। उसके साथ आने वाले सब टास्क, आपको प्रशासन से मंजूरी लेनी है, आपको सजावट के लिए एक टीम बनानी है, आपको भोजन के लिए एक टीम बनानी है, इनविटेशन के लिए तीसरी टीम बनानी है। ये छोटे छोटे सब टास्क हो गए। इन सब टास्क के और सब टास्क हो सकते हैं। तो यह वह तरीका है जिस तरीके से आप एक काम को छोटे छोटे कामों में तोड़ते हैं और यदि संभव हो तो इनको ग्राफिक्स में, इनको एक चित्र में, इनका एक मानचित्र बना लेते हैं जिसके केंद्र में मुख्य टास्क है, उससे निकल रहे छोटे छोटे टास्क हैं। क्यों करते हैं हमें, क्यों इन कॉन्टेक्स्ट की जरूरत पड़ती है? उसकी वजह यह है कि हमें दरअसल, मसलन मान लीजिए आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें बहुत कम समय में बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी संकल्पनाओं को याद रखना होता है और उनके बीच के संबंध को खोजना होता है। और यह काम आप केवल टेक्स्ट में नहीं कर सकते, क्योंकि इस बात को समझिए कि जो टेक्स्ट है वह टेक्स्ट दरअसल हमारे दिमाग की मूल जो प्रवृत्ति है वो नहीं है। हमारा दिमाग टेक्स्ट में नहीं सोचता। हमारा दिमाग दरअसल या तो छवियों में सोचता है या ध्वनियों में सोचता है, भाषा में। इसलिए टेक्स्ट तो एक जुगाड़ है। इसलिए आपने किताब याद की, आपने किताब को पढ़ा, आपका मस्तिष्क पूरी किताब के शब्दों को याद नहीं करेगा। सोच के देखिए आपको क्या याद आता है। क्या आपको लिखा हुआ टेक्स्ट याद आता है? नहीं। आपको या तो शब्द याद आते हैं जैसे कि आप सुन रहे हो, या फिर आपको इमेजेस याद आती हैं, पिक्चर्स याद आती हैं। तो क्यों ना दिमाग के लिए कुछ चीज़ें आसान कर दी जाएं। और ये आसान करने का तरीका ये है कि आप चीज़ों को इमेजेस में कन्वर्ट कर लें। एक बड़ा टास्क और उससे जुड़े हुए छोटे छोटे टास्क। तो समझते हैं कि क्या तरीका है स्टेप बाय स्टेप एक माइंड मैप बनाने का। क्या तरीका होगा? सबसे पहले मुख्य टास्क को पहचानिए। दूसरा, उस टास्क को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़िए और इन हिस्सों का मुख्य टास्क के साथ या आपस में क्या संबंध है, इसे ड्रॉ कीजिए। अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो आप पाएंगे कि आपके पास एक माइंड मैप तैयार हो रहा है। क्यों ये माइंड मैप जरूरी है, उससे क्या फायदा होगा? पहली बात, इससे आपकी लर्निंग इफेक्टिव बनेगी। दूसरी बात, आप कॉम्प्लेक्स टॉपिक को भी समझ सकेंगे। तीसरी बात, ऐसा करने से आपकी रिटेंशन, आपको याद रहने का जो अवधि है वो बढ़ जाएगी। ज़्यादा समय तक आपको याद रह पाएगा। यदि आप ऐसा कर पाएंगे तो आप पाएंगे कि आपने एक ऐसा मानचित्र तैयार किया हुआ है दिमाग में, जो मानचित्र आपको सीखने में सुविधा दे रहा है। ऐसा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम ऐसे समय में पहुंच गए हैं जहां कॉन्सेप्ट्स लगातार जटिल होते जा रहे हैं। और यही कारण है कि हमें माइंड मैप जैसी पद्धतियों की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम इस पूरी संकल्पना को परीक्षा की तैयारी या जटिल चीज़ों को समझने के संदर्भ में समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम दरअसल एक वैज्ञानिक पद्धति की बात कर रहे हैं। कृपया यह उम्मीद मत कीजिए कि आप टेक्स्ट को लगातार रटेंगे, बार बार बोलकर या बार बार लिखकर, और वह लंबे समय तक आपको याद रहेगा। और अगर याद रह भी जाए तो क्या वह आपकी लर्निंग का, आपके समझने का हिस्सा बन पाएगा?
मैं ख़ास तौर पर इसकी ज़रूरत महसूस करता हूँ, मसलन आप लोग यदि पॉलिटी जैसे विषय को पढ़ रहे हैं, अगर आप निबंध लिख रहे हैं, या मान लीजिए आप पढ़ाई नहीं करते हैं, आप कोई किसी समस्या को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग की ज़रूरत है, तब आपको किसी टीम के सामने, किसी कॉन्फ्रेंस के अंदर, किसी जगह पर किसी बात को रखना है, और ये रखने के लिए आपको उस बात के विभिन्न पक्ष स्वयं पता होने चाहिए। और ऐसा करने के लिए आप क्या करते हैं, आप दरअसल इस मुख्य तकनीक माइंड मैपिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको निश्चित तौर पर मदद मिलेगी। फाइनली, माइंड मैपिंग केवल आपकी एकाकी क्रिया नहीं है, ये कई बार इंटरैक्टिव हो सकती है। आप अलग अलग हिस्सों को अलग अलग लोगों के साथ बातचीत में इस्तेमाल कर सकते हैं, उनसे हासिल कर सकते हैं और उन्हें मिलाकर फाइनली एक ऐसे कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं जो अदरवाइज बहुत जटिल कॉन्सेप्ट है और सीखने में परेशानी करता है। इसलिए जब भी आप आपस में जुड़े हुए अंतर्गुम्फित जटिल कॉन्सेप्ट्स को सीखना चाहते हैं, तो मेरी आपसे सलाह है कि माइंड मैपिंग पद्धति का इस्तेमाल करें। इस पर बहुत सारी सामग्री उपलब्ध है। आप इसे सोशल साइकोलॉजी में देखते हैं, आप इसे साइकोलॉजी में देखते हैं, आप इसे मैनेजमेंट में देखते हैं, काफ़ी सामग्री उपलब्ध है। मैंने केवल इसकी तरफ संकेत किया है। अगर मौका लगे तो इस कॉन्सेप्ट को गंभीरता से सीखिए। आपको काफ़ी समय की मदद, समय की में जो आपका लाभ है वो इसमें होगा, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट को बिना माइंड मैप और विद माइंड मैप सीखने में अगर आप तुलना करेंगे तो आप पाएंगे कि माइंड मैपिंग जो है वो अधिक इफ़ेक्टिव और कम टाइम कंज्यूमिंग